गुड इवनिंग एवरीवन। तो अब हम शाम का सेशन शुरू करेंगे। जैसे कल किया था, शुरुआत में हम प्रेपरेटरी प्रैक्टिसेस करेंगे, उसके बाद प्राणायाम और ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस शुरू करेंगे। तो कृपया आंख बंद करके एकदम पीठ को सीधी करके बैठ जाएं। अपने कंधों को, छाती को खोलें। अपने एब्डोमेन से, पेट से कंट्रोल हटा लें। एब्डोमेन को फ्रीली मूव होने दें। And again, namaste and greetings to people online जो हमें लाइव ऑनलाइन ज्वाइन कर रहे हैं। वेलकम। आंख बंद रखें और सिर्फ अपने श्वास पे ध्यान दें। अब हम शांति पाठ से शुरू करेंगे। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा। यदि आपके पास शीट्स हो तो आप निकाल लें और मेरे साथ चैंट करें। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः। भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवांसस्तनूभिः। व्यशेमदेवहितं यदायुः। ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः। स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः। स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः। स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सो गुड इवनिंग एंड नमस्कार एवरीवन। तो पहले कुछ प्रश्न हैं कल शाम के बैच कल शाम से, तो या आज अभी क्वेश्चन आए हैं शाम के बैच से, तो उनको मैं फटाफट लेके फिर प्रैक्टिस में शुरू करता हूँ। पहले 3 क्वेश्चंस हैं। What should be the time gap between morning pranayam and breakfast, lunch and evening practice, evening pranayam and dinner? तो एक बड़ा सिंपल सा सॉल्यूशन है। प्रैक्टिसेस हमेशा खाली पेट होनी चाहिए। इसका अर्थ हुआ कि यदि आप कुछ पेय पदार्थ ले रहे हैं जैसे कि चाय, जूस, छाछ वगैरह, तो प्राणायाम उसके 40 मिनट से 1 घंटे के बाद करना चाहिए, क्योंकि इतना ही टाइम लगता है पेट को खाली होने के लिए। यदि आपने कुछ लाइट ब्रेकफास्ट किया है
तो उसके और प्राणायाम के बीच में हमको 2 घंटे देने। यदि आपने लाइट मील्स लिए हैं, जो प्रॉपर लंच या डिनर होता है, लाइट है, तो प्राणायाम और उसके बीच में 4 घंटे होने चाहिए। और यदि आपने फुल मील लिया है तो उसके और प्राणायाम के बीच में 6 घंटे का गैप होना चाहिए। ये गोल्डन रूल है। मगर मेन रूल ये है कि पेट खाली होना चाहिए। और अपने को मालूम है कि पेट से खाना खाना खिसकने के लिए मिनिमम 20 मिनट लगते हैं इंटेस्टाइन्स में जाने के लिए। हाँ, मगर जनरल प्रिंसिपल जो बताया ये लागू होता है। और यदि आपके पास ये आसन या प्राणायाम की पुस्तक है तो उसके अंत में स्वामी जी ने सेलिएंट पॉइंट्स दिए हुए हैं। तो इसमें इन सब प्रश्नों का उत्तर है कि खाना कब खाना चाहिए, किस टाइप का खाना खाना चाहिए, सर्जरी के बाद कितने समय बाद प्रैक्टिस करनी चाहिए, तो इन सब बच्चों को कितनी उम्र से प्रैक्टिस शुरू करनी चाहिए, यदि आप एक्सरसाइज करते हैं तो योग पहले करें या एक्सरसाइज पहले करें। तो इसका जानकारी उन्होंने हमें विस्तृत जानकारी दी हुई है। इसमें एक प्रश्न ये है कि what should be the time gap between evening pranayam and dinner। तो यदि आप प्राणायाम पहले कर रहे हैं और डिनर बाद में कर रहे हैं तो ऐसी कोई रिक्वायरमेंट ना तो स्वामी कुवलैंड जी ने बताई है, ना ही अपने टेक्स्ट में है। और मुझे तो प्रैक्टिस करने के बाद बहुत भूख लगती है, मैं तो 5 मिनट भी नहीं रुक सकता, मैं हाल खा लेता हूँ। तो अग्नि इतनी तेज हो जाती है कि भूख लगने लगती है। बट नॉर्मली 30 से 25 मिनट देने चाहिए प्रैक्टिस के बाद और खाना खाने के लिए। तो ये एक जनरल रूल है फूड एंड प्रैक्टिस का। हाँ? चाहे वो आसन की प्रैक्टिस हो, चाहे वो प्राणायाम की प्रैक्टिस हो, ये तो कॉमन नॉलेज है कि षट क्रिया खाली पेटी होनी चाहिए, सुबेरे करनी चाहिए। दूसरा क्वेश्चन ये है कि व्हाई इज द एक्सलेशन ऑलवेज डबल देन इनहेलेशन। हठ प्रदीपिका ऑलवेज सेज द रेशियो ऑफ 1:2, which means double the exhalation. So that's also a very good question. देखिए रेशियोज जो थे प्राणायाम में, 6th सेंचुरी के पहले रेशियोज का कोई उल्लेख नहीं था किसी टेक्स्ट में। रेशियोज जो प्राणायाम में आए हैं वो सिर्फ केवल 6th सेंचुरी के बाद आए हैं, उसके पहले नहीं थे। चाहे हो सकता है योगियों ने इंस्टिंक्टिवली रेशियोज डाल दिए थे, मगर अब उसका जो कारण है अब समझ में आ रहा है। देखिए लोगों की ये बिलीफ है कि स्लो ब्रीदिंग जो प्राणायाम है उसमें ऑक्सीजन वैल्यू ज्यादा होती है। ये बात सत्य नहीं है। स्लो ब्रीदिंग जो प्राणायाम होता है, कपालभाति की बात नहीं कर रहा, वो फास्ट ब्रीदिंग है। स्लो ब्रीदिंग प्राणायाम में कार्बन डाइऑक्साइड की ज्यादा वैल्यू होती है। जब आप प्राणायाम करते हो उस समय आपका शरीर में ऑक्सीजन ज्यादा नहीं जाती, नॉर्मल ब्रीदिंग से कम जाती। हाँ, ये बात अलग है कि आप अपने लंग्स को ट्रेनिंग दे रहे हो, छाती ऊपर लाके और नीचे लाके, कि प्राणायाम करने के बाद पूरे दिन तक आपकी लंग्स अच्छे से काम करती हैं, ज्यादा ऑक्सीजन लाती हैं। मगर प्राणायाम के दौरान वैल्यू कार्बन डाइऑक्साइड की है, क्योंकि श्वास की गति धीमी हो जाती है तो आपके ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है, जो प्रतिशत है, वो ज्यादा हो जाता है। अब नॉर्मली लोग समझते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वो हानिकारक है। ऐसी बात सत्य नहीं है। अभी मैंने मिश्रा जी को, राजीव मिश्रा जी को एक पैम्फलेट पेपर दिया है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड के फायदे दिए गए। कार्बन डाइऑक्साइड मन को शांत करता है, आपकी आर्टरीज को एक्सपैंड करता है, और उसके बहुत सारे फायदे हैं। मगर वो फायदे जो हैं हम तब तक ही हम उसको एक्सपीरियंस करते हैं तो एक्सपीरियंस हम उसको तभी करते हैं जब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा आपके ब्लड स्ट्रीम में 1% से कम हो।
तो वो परसेंट जो निर्धारित किया है वो है 7.2% से कम यदि आपके ब्लड स्ट्रीम में हो कार्बन डाइऑक्साइड तो उसके फायदे मिलते हैं। यदि उससे ज्यादा हो गई तो वो टॉक्सिक हो जाती है। तो प्राणायाम में जो रेशियोज हैं 1:2, 1:1:2 कुंभक के साथ 1:2:2, 1:3:2, 1:4:2, ये रेशियोज इस बात को पक्का करते हैं कि आपके ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड उस परसेंट से ज्यादा नहीं जाए, 7.2% से ज्यादा नहीं जाए। ये रेशियो का महत्व है एक्सहेलेशन टू इनहेलेशन जो है। दूसरी बात ये भी है कि ये कहा गया है कि आपका एक्सहेलेशन जो होता है, प्रश्वास जो होता है, इनहेलेशन से लंबा होना चाहिए। एक्सहेलेशन शुड ऑलवेज बी लॉन्गर देन इनहेलेशन। तो रिसर्च में ये पाया गया है कि हमारे नर्वस सिस्टम दो प्रकार के होते हैं। एक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है, दूसरा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो होता है वो आपको एंजाइटी लाता है, फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स, क्या करें, डर गए, हार्ट रेट बढ़ा देगा, सांस बढ़ा देगा। और जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है वो आपको शांत करता है, आपको काम डाउन करता है। तो ये पाया गया कि यदि आपका एक्सहेलेशन, प्रश्वास, इनहेलेशन से लंबा हो तो आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो काम में आता है, वो एक्टिवेट हो जाता है। और यदि आपका इनहेल एक्सहेल से लंबा हो तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। तो शायद इसीलिए योगियों को उस समय सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक की जानकारी तो नहीं थी, वो तो अनुभव से कहते थे कि मन शांत होता है। तो शायद इसीलिए एक्सहेलेशन लॉन्गर रखा जाता है और जो रेशियो है उसकी एक सीमा है 1:2। तो अपने को उसको उस दृष्टिकोण से देखना चाहिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 11 त्रयंबकम मंत्र का जाप करेंगे, उसके बाद जो है अपनी प्रैक्टिस शुरू करें। ठीक है, तो त्रयंबकम मंत्र आपकी शीट में होगा आपके पास, और जिसको याद है वो मेरे साथ बोलें, और जिसको याद नहीं है वो शीट पे देख लें, और जिसको याद है वो आंख बंद करके मंत्र को दोहराएं ऑल टुगेदर। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ 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 त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्।
ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। 1 मिनट आंख बंद करके बैठे रहे, केवल श्वास पे अपना ध्यान दें। धीमे से अपनी आंखें खोलें। अब हमने कल शाम को 2 प्रेपरेटरी प्रैक्टिसेस की थी। एक थी सिंहासना और दूसरी थी जिह्वा बंद। आज हम 2 और इंट्रोड्यूस करेंगे। पहली वाली है उद्यान बंद और दूसरी वाली है अग्निसार। हाँ, एक बात ध्यान रखिए, उद्यान बंद और अग्निसार ये दोनों खाली पेट की जाते हैं, तो वो आप हमेशा ध्यान रखिए। कल शायद इस बात को आपको बताया भी गया था कि खाली पेट रखना है, जिससे कि ये प्रैक्टिसेस हम कर पाए। उद्यान बंद के बहुत फायदे हैं। उद्यान बंद एक ऐसी प्रैक्टिस है जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को पूरी तरह से टोन अप कर देती है। यदि किसी का डाइजेशन स्लगिश हो, धीमा हो, किसी को ब्लोटिंग सेंसेशन की फीलिंग होती हो, खाना समय से पचता ना हो, उसके लिए उद्यान बंद बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस है। और स्वामी कुवलानंद जी ने यहाँ तक कहा है अपने किताब आसन और प्राणायाम में कि यदि कोई व्यक्ति क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन का शिकार हो, जिसे कॉन्स्टिपेशन बहुत लंबे अरसे से हो, तो उनके लिए उन्होंने एक रेसिपी बताई है, एक नुस्खा बताया है कि सुबेरे उठते ही 400 ml पानी आप गुनगुना कीजिए, उसमें आधा चम्मच नमक डाल के उसको घोल लीजिए। फिर 200 ml पानी आप पीजिए। उसके पश्चात आप 3 से 4 राउंड उद्यान बंद करें। उद्यान बंद करने के बाद बाकी का पानी पी लीजिए। उसके बाद आप फिर से 3 से 4 राउंड उद्यान बंद करें। तो आप नोट करोगे कि इन टाइम द प्रॉब्लम ऑफ क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन अपने आप को रिजॉल्व कर देती है। धीरे धीरे आपका कॉन्स्टिपेशन चला जाता है। ये बात सत्य है कि पहले दिन नहीं जाएगा, हो सकता है दूसरे दिन में भी नहीं जाए, मगर जैसे ही आपका सिस्टम उसके यूज टू हो जाता है तो ये सिचुएशन रेक्टिफाई हो गई है। और मेरे एक्सपीरियंस में भी मैंने जहां भी इसको रिकमेंड किया है लोगों को जिनको क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत थी, उनके लिए प्रैक्टिस बहुत ही फायदेमंद रही। इस प्रैक्टिस के 2 पहलू हैं, एक जो है फिजिकल पॉस्चर, दूसरा एग्जीक्यूशन। तो पहले मैं इस प्रैक्टिस को आपको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाऊंगा,
फिर इसको एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे करते हैं। एक बात ध्यान रखना है उद्यान बंद के लिए कि विमेन जो प्रेग्नेंट हैं या मेंस्ट्रुएशन में हैं उनको ये प्रैक्टिस नहीं करनी है। जिनको हार्ट की बीमारी है, स्पेशली हाई ब्लड प्रेशर है, उनको निषिद्ध तो नहीं है, मगर उनको ये प्रैक्टिस सुपरविजन के अंडर ही करनी है, विदाउट सुपरविजन नहीं करनी है, क्योंकि ये प्रैक्टिस उनके लिए मॉडिफाइड हो सकती। तो ये कॉशंस जो हैं अपने को याद रखने हैं। तब मैं विक्की को, राजीव जी को और करण, कहाँ गया, करण को बुला लूंगा, तो वो डेमोन्स्ट्रेट पहले करेंगे, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। यू कैन कम इन फ्रंट ऑफ द कैमरा। आप एक डायरेक्शन में हो जाओ, आप एक डायरेक्शन में हो जाओ। यू कैन कम हियर। तो पहला एस्पेक्ट जो इस प्रैक्टिस का है वो है पोस्चर। तो जो पोस्चर में हम खड़े रहते हैं, वो हमारा जो पैर है घुटनों से मोड़ के हाथ जो है अपने घुटनों पर रखेंगे। एक बात ध्यान रहे कि हाथ बाहर की ओर होने चाहिए, अंदर की ओर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यदि हाथ अंदर की ओर होंगे तो आपके छाती पे कंस्ट्रिक्शन हो जाएगा और उद्यान बंद ठीक से नहीं होगा। तो आप बेसिकली अपने घुटनों पर रेस्ट कर रहे हैं, पीठ सीधी होनी चाहिए, और घुटनों पे जब आप रेस्ट करेंगे तो आपका कंधा और आपकी जो गर्दन है वो परिपक्व हो जाएगी, स्टेबल हो जाएगी। अब इस पोस्चर में खड़े रहकर पहला काम आपको यह करना है कि सांस जो है पूरी तरह से बाहर निकालनी है, नाक के द्वारा, मुंह के द्वारा नहीं। ना ज्यादा जल्दी निकालनी है, क्योंकि यदि आप ज्यादा जल्दी निकालेंगे तो आपकी लंग्स पूरी तरह से खाली नहीं होंगी, और यदि आप बहुत धीरे से निकालेंगे तो आपकी जो रुकने की क्षमता है उद्यान में वो कम हो जाएगी, आपको सांस लेने की आवश्यकता लगेगी। तो एक नॉर्मल स्पीड से पूरी तरह से सांस नाक से निकालनी, खड़े होके ही करनी है प्रैक्टिस, अभी नहीं करें। फिर सांस आपने एक बार बाहर निकाल दी, उसके पश्चात सांस को बाहर ही रोक के रखना है, अंदर नहीं लेना। और सांस को बाहर रोकते हुए आपको एक मॉक इनहेलेशन करना है, यानी नकली इनहेलेशन करना है। आप इनहेल नहीं कर रहे हो, मगर प्रिटेंड कर रहे हो कि हम इनहेल कर रहे हैं। तो जब आप वैसा करते हो तो पेट अंदर की तरफ सक्शन हो जाता है और थोड़ा सा पेट ऊपर चला जाता है, और जो रिब केज है आपका, जो क्या कहते हैं इसको, हाँ, रिब केज आपका शो करने लगता है। एज पर कैपेसिटी आप उद्यान बंद को होल्ड करके रखें और फिर सांस नाक से अंदर ले लें। जब मैं कहता हूं एज पर कैपेसिटी होल्ड कर रखें, उसका अर्थ ये है कि आपको सांस लेने की जल्दी नहीं होनी चाहिए। तो यदि मैंने उद्यान बंद किया, ये नहीं होना चाहिए। आराम से सांस अंदर जानी चाहिए। एवरीवन क्लियर? तो कृपया खड़े हो जाएं। पोस्चर जो है, अपने घुटनों को थोड़ा ऐसे मोड़ लें, हाथ घुटनों पे लगा लें। हम 3 राउंड करेंगे, तो एक राउंड करिए, और एक राउंड खत्म होने के बाद 2-3 सेकंड के लिए सीधे खड़े रहिए, फिर से दूसरा राउंड करिए। किसी को कोई डाउट हो या प्रश्न हो, आप अपना हाथ ऊपर कर सकते हैं, हम में से कोई आके आपकी हेल्प कर सकता है। पहले, सबसे पहले एक्सेल, एक्सेल एंड बिगिन।
हैंड्स ऐसे रखने हैं। अपने कैपेसिटी से होल्ड करिए, नॉट बियॉन्ड कैपेसिटी। ना, हाँ, सांस बाहर निकालिए। हम्म, पेट अंदर खींच लो। हाँ। हम्म, 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 अंदर। हम्म, हम्म, हाथ दो। हम्म। आफ्टर 3 राउंड्स आप बैठ सकते हैं। हम्म, नहीं, वो रुका के रखना। होल्ड इट अप। हाँ, और फिर जब कैपेसिटी चली जाए फिर इनहेल कर लो। जो जो लोगों को थोड़ी तकलीफ हो रही हो, शुरू में समझ में नहीं आ रहा हो, आप ऐसा भी कर सकते हैं। एक हाथ अपने पेट पे रखिए, सीधे खड़े रहिए, एक्सेल करिए पूरा। एक्सेल करने के बाद नाक बंद कर लीजिए, और नाक बंद करके ही इनहेल करने की कोशिश करिए। जब आप ऐसा करेंगे तो पेट अपने आप अंदर चला जाएगा, है? तो खड़े रह के एक्सेल करके नाक बंद करके इनहेल करिए, पेट अंदर और ऊपर अपने आप चला जाएगा। हाँ, तो ये एक वन ऑफ द वेज है ये प्रैक्टिस करने का। मगर जैसे मैंने कल कहा था, ये प्रैक्टिसेस प्रोग्रेसिव हैं। कुछ लोगों को पहली बार में आ जाती हैं और कुछ लोगों को टाइम लगता है। तो धीरज रखिए, अपने आप विद रेगुलर प्रैक्टिस ये आ जाएंगे। यदि आपके 3 राउंड हो गए हो तो आप बैठ सकते हैं। इस परहैप्स एक प्रश्न है यहाँ। ये किसी कुछ लोगों के साथ हो सकता है, जब हम उद्यान बंद करते हैं तो कुछ लोगों को कभी कभी साइड में दर्द होता है, कुछ लोगों को यहाँ हैवी पना लगता है। वो केवल जो पेट में वात होता है ना, हवा, जब आप उद्यान बंद करते हो तो ऊपर की तरफ जाती है। तो उसका एक सोल्यूशन ये है कि हम जब डकार मारते हैं ना, आप बर्फ कर लो, वो हवा बाहर निकल जाती है, फिर वो प्रॉब्लम नहीं आती। ठीक। अब जो हम अगली प्रैक्टिस करेंगे उसका नाम है अग्निसार। हम्म, ये जो प्रैक्टिस है आपकी जठर अग्नि को प्रज्वलित करती है। तो इसकी जो टेक्निक है, वो जो ग्रंथ है घेरण संहिता, उसमें दी गई है। और जहां तक टेक्निक की बात है, ग्रंथ कहता है, नाभि ग्रंथे च मेरु पृष्ठे शतवारम चकारयेत उदर्यमामयम त्यक्त्वा जठरग्निम विवर्धयेत। इसका अर्थ ये हुआ कि अपनी नाभि को अपनी पीठ से दूर ले जाए और फिर पीठ की तरफ ले आए, दूर ले जाए, फिर पीठ की तरफ ले आए, दूर ले जाए, फिर पीठ की तरफ ले जाए, एज पर कैपेसिटी।
इससे क्या होता है ये प्रैक्टिस करने से? उदर्यमामयम त्यक्त्वा, जितने भी डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स हैं, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स हैं, डिजीजेस हैं, इससे क्योर और प्रिवेंट हो जाती हैं। और जठर अग्निम विवर्धयेत, आपकी एपेटाइट बढ़ा देती है, जठर अग्नि को प्रज्वलित कर देती है। इसके साथ साथ बॉडी के मेटाबॉलिज्म को भी टोन अप कर देती है। तो भूख लगेगी, मगर फूड का ब्रेकडाउन भी अच्छा होगा तो वजन गेन नहीं होगा। एक बात आप ध्यान रखिए, इसके जो रिस्ट्रिक्शंस हैं उद्यान बंद की तरह ही हैं। मेंस्ट्रुएशन में, प्रेगनेंसी में ये प्रैक्टिस नहीं की जाती। और यदि किसी को हाइपर एसिडिटी की बीमारी हो और आपको हाइपर एसिडिटी का अटैक हो रहा हो, उस समय ये प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए। तो ये जो है लिमिटेशंस अग्निसार के साथ हैं। अग्निसार की दो वैरायटी हैं, एक वैरायटी बैठ के की जाती है, एक वैरायटी खड़े होके की जाती है। प्राणायाम के प्रेपरेशन के लिए जो वैरायटी की जाती है वो बैठ के की जाती है, और जब ये स्टैंड अलोन की जाती है तो ये खड़े होके की जाती है। चूंकि हम प्राणायाम के प्रेपरेशन के लिए कर रहे हैं तो हम ये बैठ के करेंगे। टेक्निक क्या है? तो आप जो है सबसे पहले सांस बाहर निकालें। तो आप नोट करेंगे, यदि आप अपना एक हाथ पेट पे रखेंगे और आप सांस पूरी तरह से नाक से बाहर निकालेंगे, तो आप नोट करेंगे कि पेट आपका अंदर चला जाएगा। अब सांस बाहर निकालने के अंत में पेट जहां चला गया, वो आपकी स्टार्टिंग पोजीशन हो गई अग्निसार की। तो आपने सांस बाहर निकाली, पॉइंट नंबर 1, पेट अंदर गया, पॉइंट नंबर 2, वो आपकी स्टार्टिंग पोजीशन हो गई। उसके बाद आप सांस को बाहर ही रखिए, और सांस को बाहर रखते हुए उसके बाद आपको ब्रीद नहीं करना है, सांस लेनी छोड़नी नहीं है। फिर जहां आपकी स्टार्टिंग पोजीशन है उससे पेट को पूरी तरह आगे लाना है, अंदर ले जाना है, आगे लाना है, अंदर ले जाना है, कंट्रोल से, झटके से नहीं, कंट्रोल से। और आपको फील ऐसा होना चाहिए कि एज दो जो आपकी नाभि है वहां से प्रयत्न हो रहा। हाँ, तो अभी मैं विक्की को बोलूंगा, आप देखिए कैसे करती है। एक्सेल, होल्ड, आउट, इन, आउट, इन, आउट, इन, आउट, इन, इनहेल। तो ये एक राउंड हो जाता। उसने पूरी समय जो श्वास थी बाहर ही रखी, पेट को पूरी तरह से बाहर लाया। उसमें आपको कंजूसी नहीं करनी, जितने बाहर ला सकते उतने बाहर ले जाए। जब आप पेट को अंदर ले जाएंगे तो स्टार्टिंग पोजीशन पे ले जाना है। स्टार्टिंग पोजीशन कहाँ है? सांस निकाल के जहां पेट आ जाता है उसको स्टार्टिंग पोजीशन बोलते हैं। सो यू वांट टू डेमोन्स्ट्रेट दैट वे एंड देन दैट। एक्सेल, होल्ड, आउट, इन, आउट, इन, आउट, इन, आउट, इन, इनहेल। हाँ, ये एक राउंड हो गया। यू कैन ऑल्सो, थैंक यू। Exhale, hold, out, in, out, in, out, in, out, in, inhale. Everyone clear? तो अब क्लास सब साथ में करेंगे। आंख बंद कर लीजिए। आंख बंद यानी आंख बंद, यहां वहां नहीं देखना है। एक्सेल, होल्ड द ब्रेथ आउट, सांस को बाहर रुका के रखिए। स्टमक आउट, पेट इन, आउट, इन, आउट, इन, आउट, इन, इनहेल। अब नॉर्मल सांस लीजिए, 3-4 सांस नॉर्मल लीजिए। आंख को बंद ही रखिए।
अब दूसरा राउंड, एक्सेल, होल्ड, आउट, इन, आउट, इन, आउट, इन, आउट, इन, आउट, इन, इनहेल। नॉर्मल सांस लीजिए, इनहेल यानी सांस अंदर लीजिए और नॉर्मल सांस लीजिए। आंख बंद रखिए, एक्सेल, होल्ड, आउट, इन, आउट, इन, आउट, इन, आउट, इन, आउट, इन, इनहेल। अब 2 मिनट के लिए हम शवासन में चले जाएंगे, उसके बाद ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस हम शुरू कर देंगे। लेग्स अपार्ट, पैर अलग रखिए, उंगलियां बाहर, एड़ी अंदर, आपके जो हाथ हैं वो बॉडी से दूर, पाम्स जो हैं वो ऊपर की ओर। अपने शरीर को एकदम ढीला छोड़ दें। पहले अपने शरीर को एक नजर डालें, शरीर पे देखें आप, यदि आप शरीर के किसी भाग को रुका के रखे हुए हैं, टाइट करके रखे हुए हैं, यदि आप वैसा कर रहे हैं तो उसको लूज छोड़ दें। अपने पेट को अंदर पकड़ के ना रखें। ब्रीथ फ्रीली। कृपया अपनी आंखें खोलें। स्ट्रेच नाइसली, शरीर को एकदम खींचें और बड़े धीरे से, ये लेफ्ट या राइट मुड़ते हुए, आराम से, झटके से नहीं, आप उठ जाएं। अब हमारी अगली ब्रीदिंग प्रैक्टिस है कपालभाति। कपालभाति हम कल कर चुके हैं, उसके कॉशंस भी हमने बात कर चुके हैं, किसको करनी है किसको नहीं करनी है। हम कपालभाति 2 भागों में करेंगे, एक फ्री स्टाइल और एक एक डिफाइंड क्वांटिटी में। तो जहां तक कपालभाति की बात है, आपको फिर से याद दिला दूं, इट्स एन एक्सरसाइज ऑफ एब्डोमिनल मूवमेंट। इसमें पेट का एक्सरसाइज है। आप पेट से श्वास और प्रश्वास लेते हो,
where the exhalation is active, inhalation is passive. तो एक्सलेशन के समय, प्रश्वास के समय आप एफर्ट करते हो, प्रयत्न करते हो, और श्वास अपने आप ही अंदर आ जाती है। यहाँ जो एफर्ट है वो बिलो द बेली बटन होती है, एक्शन जो है बिलो द बेली बटन होता है, रिएक्शन आपके श्वास प्रणाली में होता है। तो नाक जो है आपकी, समझ लिए, पाइप के जैसी है, जो सिर्फ जहां से श्वास बाहर जा रही है उसको आप यूज नहीं कर रहे श्वास बाहर ले जाने के लिए, उसकी एफर्ट जो है नीचे से आ रही। क्लियर एवरीवन? तो अब मैं क्या करूंगा, मेट्रोनोम कल की तरह शुरू कर दूंगा, 1 स्ट्रोक पर सेकेंड पे। आप मेट्रोनोम से अपने स्ट्रोक्स को सिंक्रोनाइज कर लें और स्ट्रोक्स लगाते रहें। चूंकि मेट्रोनोम कुछ समय के लिए चालू रहेगा, तो यदि आपको थोड़ा थकान महसूस होने लगे तो आप रुक जाएं, श्वास प्रश्वास लें और फिर आप ज्वाइन कर लें, मगर बियॉन्ड कैपेसिटी ना करें। हाँ, तो ये बात योग का एक मंत्र है, योग का एक सिद्धांत है जो स्वामी कुवलानंद जी हमेशा दोहराया करते थे, यथाशक्ति, एज पर कैपेसिटी। आप एक बार बियॉन्ड कैपेसिटी चले गए तो आप योग की सीमा लांघ कर व्यायाम की सीमा में आ जाते हैं, और योग और व्यायाम में फर्क है। हाँ? तो ये बात आप हमेशा ध्यान रखिए। तो इस समय मैं मेट्रोनोम चालू रख रहा हूं, किसी को कोई भी डाउट हो, आपके साथ विकी भी कपालभाति कर रही है तो आप ऑब्जर्व कर लेना, और अपने पास अपने लोग भी हैं, तो किसी को भी कोई प्रश्न हो अपना हाथ ऊपर कर दें, कोई ना कोई आपकी मदद कर देगा। हाँ, इसके लिए बहुत जरूरी है, हमेशा ध्यान रखिए। आज सुबह के क्लास में भी मैंने कहा था, जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो कभी कभी होता है मन कि हम यहां भी देख लें, वहां भी देख लें। जब जहां तक प्राणायाम की बात है या ध्यान की बात है, तो हमारा एक ग्रंथ है, उसका नाम है कैवल्य उपनिषद। और कैवल्य उपनिषद के पहले या दूसरे श्लोक में कहा गया है, विविक्त देशे च सुखासनस्थः शुचि समग्रीव शिरः शरीर अंत्याश्रमश्च सकलेन्द्रियाणां निरुद्ध भक्त्या स्वगुरुम प्रणम्य। तो इसमें एक शब्द का इस्तेमाल किया गया है, वो है अंत्याश्रमश्च। अंत्याश्रमश्च का मतलब होता है संन्यास आश्रम। पूरे दिन के लिए नहीं बोल रहा हूं, खाली वो 20 मिनट के लिए, वो आधे घंटे के लिए, वो मानसिकता आप यदि बना के रखेंगे तो जो अभ्यास का प्रभाव है वो बहुत गहरा जाएगा। और योग जो है वो एक्सपीरियंशियल प्रैक्टिस, वो आपको महसूस करनी पड़ती है। इसीलिए प्रैक्टिस करते समय ये मानसिकता बहुत जरूरी है। जैसे पतंजलि ने कहा है, सतु दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कारा। एक एटीट्यूड हम्बल होना चाहिए, ग्रेटफुल होना चाहिए, डिटैचमेंट का होना चाहिए, तब प्रैक्टिस प्रभावी होती। ठीक है, तो आंख बंद कर ले, अपने पीठ को एकदम सीधा कर ले। मैं मेट्रोनोम शुरू करता हूं। अब इस हिसाब से आप स्ट्रोक्स अपने शुरू कर। ध्यान रखें कि आप अपनी नाक का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, आप केवल अपने पेट का, हाँ, पेट का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। झटका भी नहीं ज्यादा देना है, इतना झटका नहीं देना है कि आपके कंधे और छाती हिलने लगे। हाँ,
अपने मुंह को, फेस को रिलैक्स रखना है। हाँ, ऐसा नहीं लगे कि फेस से एफर्ट आ रही है, एफर्ट नाभि के नीचे से आ रही। इनका प्लीज पॉज, आंख बंद रखें और केवल अपने श्वास पे ध्यान दें। कृपया आंख खोलें। जैसे कि मैंने कहा था, कपालभाति एक प्रोग्रेसिव प्रैक्टिस है। इस समय हमने 1 स्ट्रोक पर सेकंड के हिसाब से की थी, मगर जैसे ही आप इस प्रैक्टिस में प्रगति करते हैं, प्रगतिशील होते हैं, तो स्ट्रोक की स्पीड भी बढ़ जाती है। अंडर द गाइडेंस ऑफ ए टीचर आप धीरे धीरे अपनी स्पीड बढ़ा सकते हैं। हाँ, तो वो मैं बाद में बताऊंगा कि स्पीड इवेंचुअली ऑप्टिमल आपका गोल क्या होना चाहिए। मगर उसके पहले हम क्या करते हैं, 3 राउंड करते हैं कपालभाति के। हर राउंड में हम 20 स्ट्रोक्स या 20 पंप करेंगे। इस समय मैं मेट्रोनोम का उपयोग नहीं करूंगा, आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से स्ट्रोक्स लगाएंगे। यदि आपको तेज करने की आदत है, फास्ट करने की आदत है, प्लीज फील फ्री टू डू सो, अदरवाइज अपनी कैपेसिटी के हिसाब से करें। हर राउंड के बीच में अपने आप को 4 से 5 नॉर्मल ब्रेथ्स का एक ब्रेक दें। 4 से 5 नॉर्मल सांसें लें और उसके बाद आप दूसरा राउंड शुरू करें। ठीक है, तो एक राउंड 20 स्ट्रोक ऐसे 3 बार आप करेंगे। कृपया आंखें बंद कीजिए, सिट अपराइट एंड बिगिन। हाथ यदि ज्ञान मुद्रा में हो तो बहुत अच्छा है, ऐसे। और जैसे ही आपके 3 राउंड हो जाएं, उसके बाद आप शवासन में जा सकते हैं। ऐसा लगता है कि आपकी जो एफर्ट है नाक से ज्यादा आ रही है, तो पेट से ज्यादा। देखो ऐसा है, बेटर। आपको इंफॉर्मेशन है क्या नाक में? तो परहैप्स
यदि आपके 3 राउंड हो गए हों तो आप शवासन में जा सकते हैं। अपने पेट को फ्री स्वच्छंद छोड़ दें। श्वास जो है फ्री ले लें, बॉडी को लूज, रिलैक्स्ड। श्वास पे अपना ध्यान दें। अब धीमे से अपनी आंखें खोलें, बॉडी को स्ट्रेच करें और लेफ्ट या राइट मुड़ के पहले धीरे से उठें, झटके से ना उठें। एवरीवन ओके? तो जैसे मैं कह रहा था कि कपालभाति इज अ प्रोग्रेसिव प्रैक्टिस। हमने जब शुरू किया था, जब मेट्रोनोम के साथ, तब हम 1 स्ट्रोक पर सेकंड कर रहे थे। तो कपालभाति में एक पहला गोल ये होता है कि आप अपने स्ट्रोक को परफेक्ट करें। उसका अर्थ ये होता है कि स्ट्रोक का ओरिजिन जो है, एफर्ट बिलो द बेली बटन आना चाहिए, और स्ट्रोक के बाद पेट अपने ओरिजिनल पोजीशन पे ऑटोमेटिकली आ जाना चाहिए, तब स्ट्रोक कंप्लीट होता है। उसके बाद आप धीरे धीरे स्पीड बढ़ाएंगे अंडर द गाइडेंस ऑफ द टीचर। और स्वामी कोवलानंद जी का यह मानना है कि जब कपालभाति परिपक्व हो जाती है तो आप 2 स्ट्रोक्स पर सेकंड तक कर सकते, वो ऐसा साउंड होता है। तो दिस इज योर गोल, बट पॉसिबल है धीरे धीरे अंडर द गाइडेंस ऑफ द टीचर। और नंबर ऑफ स्ट्रोक्स पे क्या गोल है आपका? 3 राउंड्स of 120 strokes at 2 strokes per second। इसके लिए 2-3 महीने लग सकते हैं, पेशेंस रखिए, बट देन कपालभाति के जो फायदे हैं उसका भी आनंद लीजिए। हाँ, तो ग्रेजुअली अंडर द गाइडेंस ऑफ द टीचर आप ये प्रैक्टिस को बढ़ा सकते हैं।
और यहाँ अपने ऑर्गेनाइजेशन में वी हैव सफिशिएंट क्वालिफाइड टीचर्स जो आपको इस तरफ गाइड कर सकते हैं। तो ये बात ध्यान रखिए। अब जो हम नेक्स्ट प्रैक्टिस पे जा रहे हैं, अगली प्रैक्टिस पे जा रहे हैं, उसका नाम हम सब ने सुना है, उसको कहते हैं भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम के दो रेफरेंसेस हैं। एक जो ग्रंथ है वो है घेरंड संहिता, और दूसरा ग्रंथ है हठप प्रदीपिका। जो घेरंड संहिता है उसमें जो टेक्निक भ्रामरी की बताई गई है, उसमें कहा गया है कि अपने कानों को और आंखों को बंद कर लो। मगर स्वामी कोवलानंद जी के हिसाब से वो टेक्निक जो घेरंड संहिता में बताई है वो अधूरी है, क्योंकि उसमें ये नहीं कहा गया कि आप साउंड निकालो। उसमें कहा गया है कि आप इंटरनली अराउज साउंड को, जो साउंड अंदर से आता है, उसको सुनो। जबकि हठप प्रदीपिका में कहा गया है कि आप साउंड करो, ध्वनि निकालो। श्वास अंदर लेते हुए भी ध्वनि निकालो, श्वास बाहर छोड़ते हुए भी ध्वनि निकालो। मगर जब हम भ्रामरी सीखते हैं तो पहला काम जो हम करते हैं, ध्वनि निकालना जो होता है वो श्वास जब बाहर निकालते हैं उस समय निकालते हैं। तो जो हम इनहेल करते हैं तो वो नॉर्मल जो उज्जाई का इनहेल होता है, लंबा दीर्घ, वो इनहेल होता है। और जब सांस बाहर निकालते हैं आवाज के साथ, तो उस समय आवाज निकाली जाती। कभी कभी ये भी कंफ्यूजन होता है भ्रामरी में, और लोग बहुत कर ये करते हैं कि भ्रामरी और ओम की ध्वनि में अंतर नहीं होता। जब भ्रामरी करेंगे तो ऐसे करेंगे, ये तो मकार हो गया ना। अब मैं आपको एक एक्सरसाइज देता हूं, आप बार बार बोलो किंग, बोलो किंग, किंग, KING, किंग, 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 किंग। अब ING का साउंड क्या है इसमें? इंग। तो ये जो ING का साउंड होता है, जैसे हमने, तो ओम कैसे होगा? ओम। भ्रामरी कैसा होगा? किंग। तो उसमें नेजैलिटी ज्यादा है। तो ये भ्रामरी के साउंड की सीक्रेट है। जो किंग बोलते हुए NG का साउंड होता है वो भ्रामरी का साउंड। ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, बड़ा सिंपल है। श्वास जो है आप ऊंचाई की तरह लीजिए, लंबी, धीमी और गहरी। और जब आप सांस बाहर निकालें तो वो किंग साउंड। इसका मतलब ये नहीं है कि आप हर बार किंग 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 बोले, NG साउंड आप निकालें। और जब आप भ्रामरी करें तो आप इस ध्वनि पे ध्यान रखें। भ्रामरी के बाबत ये बोला गया है, कच्च दे जाता चिदानंद लीला। तो ये जो प्रैक्टिस है आपको एक शांति देती है, एक आनंद का प्रादुर्भाव होता है? तो इसका एक बेनिफिट ये है। और कुछ साल पहले, 5 या 6 साल पहले, पतंजलि योगपीठ में हरिद्वार में इस पे रिसर्च हुआ था। तो वहां की जो मेन रिसर्च हेड हैं, डॉक्टर शर्ली टेलिस, उनसे मेरी बात हो रही थी। तो उन्होंने कहा था कि ये रिसर्च के माध्यम से उन्होंने ये पाया कि ये प्रैक्टिस जिन लोगों को इंसोम्निया होता है, सोने में सक्षम नहीं होते, नींद नहीं आती, उनके लिए ये प्रैक्टिस बहुत अच्छी। 15 से 20 राउंड शाम को खाने से पहले यदि कर ले तो बहुत अच्छा रहता है। और सोने के पहले भी कोई निषेध नहीं है, बट नॉर्मली खाने के पहले आप कर ले तो ये नींद के लिए बहुत अच्छा होता है। और इसके विषय में बहुत सारे रिसर्च हैं, मगर जब अपने को समय होगा तो बात कर सकते हैं। तो 15 राउंड करें। आंख बंद कीजिए, पीठ को सीधी कीजिए, इनहेल, और 15 राउंड के बाद शांति से बैठे रहें। जब हो जाए तो NG साउंड है,
अपना ध्यान जो है ध्वनि पे बनाए रखें, भ्रामरी की ध्वनि पे। यदि आपके 15 राउंड हो गए हों तो कुछ मिनट के लिए आंख बंद करके बैठे रहिए और अपने श्वास पे ध्यान दीजिए। अब आप थोड़ी देर के लिए शवासन में जा सकते हैं। लेग्स अपार्ट, पैर अलग, टोज आउट, जो उंगलियां हैं बाहर की ओर, हील्स इन, एड़ी अंदर की ओर, आर्म्स अवे फ्रॉम द बॉडी, पूरे जो आपके हाथ हैं वो शरीर से थोड़ा अलग, पाम्स फेसिंग द सीलिंग, जो हथेली है वो ऊपर की ओर। अपने श्वास को खुला छोड़ दें, स्वच्छंद छोड़ दें, उसको पेट को पकड़ के नहीं रखें, सांस को स्वाभाविक रूप से आने दें। और आपका जो पॉइंट ऑफ फोकस है, आपका ध्यान का जो विषय है, वो आपकी श्वास ही है।
कृपया अपनी आंख खोलें, ओपन योर आईज, स्ट्रेच नाइसली, थोड़ा स्ट्रेच कीजिए और दाएं या बाएं ओर घूमते हुए आराम से बैठिए, झटके से नहीं। एक प्रश्न है, उसको मैं अभी ले लेता हूं। भ्रामरी प्राणायाम में जो ING का ध्वनि है उसको ज्यादा लंबा नहीं खींच सकते, ओम को ज्यादा खींच सकते हैं। ऐसा क्यों है, इस विषय में प्रश्न है। पहली बात तो यह है कि हमें ओम का अभ्यास है और अभ्यास होने के कारण हम उसको ज्यादा लंबा खींच पा रहे हैं। दूसरी बात यह है कि जो प्राणायाम की कुंजी है, युक्ति है, की है स्लो ब्रीदिंग की, वो छाती का मूवमेंट है। उससे जो है आप अपने ब्रेथ की स्पीड कंट्रोल करते हो। आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं। जैसे कि हमारे पास सिरिंज है जिससे हम इंजेक्शन देते हैं, है ना। अब जैसे सिरिंज की सुई यदि हमने लिक्विड में डाली, जो भी चीज से हम इंजेक्शन दे रहे हैं, जितनी धीमे से हम सिरिंज को ऊपर खींचेंगे उतनी ही धीमे से पानी अंदर जाएगा, और जितने ही धीमे से हम सिरिंज को पुश करेंगे उतने ही धीमे से पानी बाहर जाएगा। अब वो पानी को आप अपनी श्वास समझ लीजिए और छाती को सिरिंज समझ लीजिए। तो जितने धीमे आप छाती को ऊपर ले जाओगे इतने धीमे से श्वास अंदर आएगी। जितने धीमे से आप छाती को पुश करोगे उतने ही धीरे से श्वास बाहर जाएगी। लंग्स जो है आपकी बोतल की तरह है, उसके अंदर जो कंटेंट है वो पानी की तरह है, और छाती सिरिंज का जो नॉब होता है उसकी तरह। ये बड़ा सिंपल प्रिंसिपल है प्राणायाम का, और जितना ज्यादा आप अभ्यास करोगे उतनी ज्यादा परिपक्वता आएगी। इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। तो भ्रामरी में भी जैसे ही हम अपना चेस्ट एंगेज करना शुरू कर देंगे तो उसकी लेंथ धीमे धीमे बढ़ जाएगी। ठीक है। अब जो हम नेक्स्ट प्रैक्टिस कर रहे हैं वो है उज्जाई प्राणायाम। तो हमारे ग्रंथों में, हमारे टेक्स्ट में उज्जाई की दो टेक्निक्स दी गई हैं। एक टेक्निक घेरण संहिता में है और दूसरी टेक्निक हठ प्रदीपिका में। ना जो उज्जाई का मतलब है उत्जाई। हाँ, एक तो मतलब यह है कि एक ऐसा प्राणायाम जिसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक, जिसका मेन जो आपका भूमि है जिसकी, वो है आवाज। और उज्जाई का दूसरा मतलब ये भी होता है कि एक ऐसी प्रैक्टिस है जो आपको जयी, आपको सक्सेस दिलाती है आपके गोल्स में। तो उज्जाई की ये दो मीनिंग्स हैं। जो साउंड आता है उज्जाई का, वो अपना जो ग्लॉटिस है गले में, उसको पार्शली बंद करने से आता है। और बहुत बार हमने वो साउंड का अनुभव किया है। जैसे मैं कहता हूं, यदि आपके पास शीशा हो, मिरर हो, और आप उसको धूमिल करना चाह रहे हो, तो आप क्या करोगे? उस समय ग्लॉटिस अपने आप ब्लॉक हो जाता है आधा। वही साउंड आप सांस अंदर लेते हुए करोगे, वही बाहर लेते हुए करोगे। दूसरा यह है कि जब आप सांस बाहर निकालते हो तो आप मन में या साउंड में ह की ध्वनि निकालो। जैसे आप ह की ध्वनि निकालना शुरू करोगे तो अपने आप ग्लॉटिस बंद हो जाएगा। तो ऐसे मुंह बंद करके, ये ह की ध्वनि है मगर ग्लॉटिस अपने आप बंद हो जाता है। तो उज्जाई का जो ध्वनि है इस तरह से निकलती। जहां तक टेक्निक की बात है उज्जाई की, तो घेरण संहिता में उज्जाई में आप श्वास दोनों नॉस्ट्रल से अंदर लेते हो, दोनों से बाहर निकालते हो। हठ प्रदीपिका में आप श्वास अंदर दोनों नॉस्ट्रल से लेते हो और लेफ्ट नॉस्ट्रल या बाएं नॉस्ट्रल से बाहर निकालते हो। इस समय हम घेरण संहिता की उज्जाई प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें श्वास दोनों नॉस्ट्रल से अंदर ली जाती है और दोनों से बाहर ली जाती है। अब एक बात ध्यान रखना है, जैसे हमने कल कहा था
कि स्लो ब्रीदिंग प्राणायाम के जितने भी पहलू हैं वो इसमें हम लगाएंगे। पेट अंदर, नॉट टाइटली बट स्लाइटली, चेस्ट मूवमेंट प्रोडोमिनेंट। तो चेस्ट मूवमेंट की जो इंपॉर्टेंस है अभी आपको मैंने बताई, फ्लो ऑफ ब्रेथ कंटिन्यूअस, अनइंटरप्टेड, लयबद्ध होनी चाहिए आपकी सांस। उज्जाई जब साउंड निकालते हो आप, तो आपको साउंड पे ध्यान अपने आप चला जाएगा, साउंड पे ध्यान देना चाहिए। और आपका जो एक्सलेशन है, प्रश्वास जो है, वो इनहेलेशन के डबल होना चाहिए। तो यदि आप 4 सेकंड इनहेल करते हो तो 8 सेकंड आप एक्सहेल करोगे। अच्छा, हमारे ग्रंथों में एक कॉन्सेप्ट है, आपको मालूम होगा, जिसको कहते हैं प्राण धारणा। अपने श्वास पे ध्यान देना। अगर मन भटक रहा हो तो किसी चीज पे वापस ले आना। और जैसे आज सुबह भी मैंने कहा कि भगवत गीता के 6वें चैप्टर में भगवान कृष्ण कहते हैं, यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलम अस्थिरम ततस्ततो नियम्यैतत् आत्मन्येव वशम नयेत्। ये ध्यान के बाबत में कहते हैं, जो प्रैक्टिसेस बैठ के करते हैं उसके बाबत में कहते हैं। तो मन का ये प्रकृति है कि भटकता रहता है। तो प्रैक्टिस के समय जैसे ही आपको इस बात का एहसास हो, अनुभव हो कि मन यहां वहां जा रहा है, अपने श्वास में वापस ले आए। 1 बार, 2 बार, 3 बार चलता है, इसी तरह से आपके कंट्रोल में आता है। ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, उज्जाई करेंगे। मैं टाइम देखता हूं कितने देर के लिए। आप खाली उज्जाई का साउंड, छाती का इस्तेमाल, एक्सलेशन ट्वाइस एज लॉन्ग एज इनहेलेशन, आंख बंद, फोरहेड रिलैक्स, फेसेस सीरियस नहीं, स्माइल करना अलाउड है। ठीक है। योग में सीरियस नहीं होना चाहिए, सिंसियर होना चाहिए है। उज्जाई का वाला। मैं मेट्रोनोम शुरू कर देता हूं तो आपको कम से कम अंदाजा हो जाएगा कि कम से कम एक्सेल लॉन्गर रखना है। जब तक प्रैक्टिस का फेज है, ये एक प्रयत्न है। इवेंचुअली एक्सेलेशन ट्वाइस एज लॉन्ग एज इनहेलेशन। ठीक है। तो कृपया आंख बंद करिए, पीठ सीधी करिए, एंड बिगिन। आईज क्लोज्ड, एब्डोमेन हेल्ड बैक, पेट अंदर रखा हुआ। आप छाती का इस्तेमाल कर रहे हैं, उज्जाई की ध्वनि निकल रही है, और आपका जो पॉइंट ऑफ अवेयरनेस है, जो आपका ध्यान है, वो उज्जाई की ध्वनि पे है।
पेट अंदर रखो, हाथ में कैच करना, हाँ अंदर, पेट अंदर रख के सांस अंदर, हाँ धीरे से अंदर और धीरे से बाहर, अंदर एकदम झटके से, देखो देखो आपस में, देखो यहाँ हाथ रखो, मेरे हाथ मेरी छाती पे रखो। धीरे, ये आपका आखिरी राउंड होगा। उसके बाद आंख बंद करके बैठे रहिए। अपने पेट को फ्री कर दीजिए, अर्थात जो कंट्रोल था पेट पे उसको जाने दीजिए। खाली श्वास पे ध्यान दीजिए। नाउ स्लोली ओपन योर आईज। तो आज का सेशन जो है हम एक चैंट से समाप्त करेंगे। आपके पास वो चैंट होगी, कर्पूर गौरम। तो आप वो निकाल लें। सब साथ में चैंटिंग करेंगे। जिसको ये याद है आप आंख बंद करके कर सकते हैं। 11 बार करेंगे उसके बाद। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं उदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं
सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। 1 मिनट तक शांत रहिए, आंख बंद रखिए। अपना ध्यान केवल अपनी श्वास की तरफ रखिए। साथ में ओम शांति शांति शांति। नमस्कार। मेरे पास 2 क्वेश्चंस हैं। ये जो अगर आपको बैठना है आप बैठ सकते हैं, अगर जाने की जल्दी है दैट्स फाइन टू। पहला प्रश्न ये है कि उद्यान बंध में रुकी हुई श्वास में ये जब पेट जब अंदर होता है तब तक यथाशक्ति उपरांत उसी स्थिति में रुककर श्वास फिर लेकर पुनः शुरू कर सकते हैं या खड़े होकर पुनः आराम करने को। तो जनरली क्या होता है कि रूल ये है कि जब हम उद्यान बंद करते हैं तो अपना जो डायफ्राम होता है, डायफ्राम जो है वो ऊपर की तरफ चला जाता है, और जब डायफ्राम ऊपर जाता है तो अपना जो हार्ट है उसके नीचे हिस्से को वो एक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से हमारी हार्ट रेट भी बढ़ जाती है
हमारी ब्रीदिंग भी बढ़ जाती है। तो दूसरा राउंड शुरू करने से पहले ये जरूरी है कि हार्ट रेट हमारी नॉर्मल हो जाए, ब्रीदिंग नॉर्मल हो जाए। इसीलिए बेस्ट ये है कि एक राउंड के बाद हम खड़े हो जाएं, 3-4 श्वास लेने के बाद ब्रीदिंग और हार्ट रेट अपने आप नॉर्मलाइज हो जाती है, फिर हम दूसरा राउंड करें। तो ये इससे क्या है, आपके हार्ट के ऊपर ज्यादा स्ट्रेन नहीं पड़ता। हाँ, तो इसीलिए कहते हैं कि एक राउंड के बाद आप खड़े हो जाएं, थोड़ा रेस्ट लें, फिर दूसरा राउंड शुरू करें। तो ये आपके हार्ट पे स्ट्रेन होने से बचाता है। सो इट इज बेटर टू बी सेफ योग प्रैक्टिस में, और एज पर कैपेसिटी तो रूल है ही। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि उज्जाई प्राणायाम को करते वक्त खांसी आती है और एक खराश उत्पन्न होती है, जिससे इसका ज्यादा अभ्यास करने में दिक्कत आती है। इसको कैसे करेक्ट करें? इतना डिफिकल्ट नहीं है। जब हम उज्जाई करते हैं या यदि हमारा इतना अभ्यास न रहा हो तो ये मुश्किलें आती हैं, क्योंकि श्वास जब अंदर जाती है तो थोड़ी ड्राइनेस होती है थ्रोट में शुरू शुरू में। तो इसके लिए सबसे अच्छा उपाय है अपने पास थोड़ा गुनगुना पानी रखा करें, और जैसे ही थोड़ा ड्राइनेस आए, पूरा पानी पीने की जरूरत नहीं है, केवल एक सिप आप पानी का ले लें, उससे ये ड्राइनेस जा सकती है। इसका दूसरा एक और, अगर ये प्रॉब्लम परसिस्ट करे, ये प्रॉब्लम चालू रहे उसके बावजूद, तो अपना जो ज्येष्ठ मध होता है ना, मुलेठी, तो मुलेठी खाली का सेवन करना आप शुरू कर दें, तो जो थ्रोट की ड्राइनेस जो होती है वो मुलेठी से चली जाती है। तो ये दो ऑप्शंस बहुत अच्छे हैं, बट बहुत कर मोस्ट ऑफ द टाइम गुनगुना पानी के एक सिप लेने से। ये दिक्कत केवल उज्जाई में नहीं आती, कभी कभी ये लोगों को दिक्कत भ्रामरी में भी आती है, जो लोग नए प्रैक्टिशनर्स होते हैं, और कभी कभी ये दिक्कत लोगों को शीतली में भी आती है, जो नए प्रैक्टिशनर्स होते हैं, क्योंकि उसका जो इफेक्ट होता है थोड़ा गला सुखाने का होता है, लैक ऑफ प्रैक्टिस की वजह से। जैसे ही प्रैक्टिस में परिपक्वता आती है, ये चीजें फिर अपने आप चली जाती हैं। हाँ, सो इसीलिए शुरू शुरू में ये चीजें नॉर्मल है, बट वंस इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ योर डेली प्रैक्टिस, आपके प्रैक्टिस का ये पार्ट बन जाए, रोज का पार्ट बन जाएंगी, तो फिर ये प्रॉब्लम नहीं आएंगी। ठीक है।